प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 2022 का जो मॉडल पेपर है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही सॉल्यूशन देखेंगे ताकि दोनों विद्यार्थी संतुष्ट हो सके। और मैं पूरा का पूरा वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे वीडियो को। और साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इस वीडियो में आपको पासवर्ड जो बताऊंगा उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? अलैंगिक जनन की बात कर रहा है ये। तो एसेक्सुअल में जनकों की संख्या एक होती है। ठीक है, अगर लैंगिक जनन की बात करता तो उसमें दो होती है। ठीक है, साथ साथ में मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए एक साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको जो चीज़ बताऊंगा उसको आप नोट करते रहें। आपका हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है, और बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है आपको, पीडीएफ का पासवर्ड जो है इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करें। बहुत सावधानी से वीडियो को देखना ताकि आप पूरे सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ को प्राप्त कर सकें। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप स्किप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात करा गया है, यहाँ पे पूछा गया, अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है, एक दूसरे से आकार, आकार की मतलब आकार में जो है बिल्कुल देखने में बिल्कुल समान हो गए, और आनुवांशिक रूप में भी उनका समान होगा। ठीक है, आनुवांशिक जो भी आनुवांशिक लक्षण होंगे उसमें समान होंगे। तो क्लोन कहते हैं हम वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स में। ठीक है, क्लोन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा, आप अपने किसी भी प्री बोर्ड एग्जाम, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं जो भी आपके हो रहे हैं या जो होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं पीडीएफ बना के या फिर साफ फोटो। याद रखिएगा, पीडीएफ बनाए तो भी साफ होना चाहिए और फोटो खींचे तो भी साफ होना चाहिए, ताकि हम आपको जो है इसका सॉल्यूशन बनाकर दे सकें। अगर पेपर साफ नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। आपके सभी 2022 के मॉडल पेपर और जो भी अर्धवार्षिक के पेपर्स हमारे पास आ रहे हैं, जिस जिस जिले से, जिला जरूर मेंशन करें कि आप किस जिले से क्वेश्चन पेपर को भेजते हैं, ताकि हम बताते समय जो क्वेश्चन है उसको बता दें कि इस ज़िले का ये पेपर है और बच्चे उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। तो 2022 के सारे मॉडल पेपर्स और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर्स के उत्तर बनाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्लेलिस्ट या कोई वीडियो ना मिले, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए वीडियो का, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर फाउंड होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। ठीक है, इसका दूसरा नाम न्यूनकारी यानी कि रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखना, ये बार बार लिखने का मेन मकसद ये है कि आप लोग भटके नहीं। ध्यान रखें कि पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो में ही बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, हुमुलिन क्या है? हुमुलिन जो है एक हार्मोन है, और ये इंसुलिन की जगह, जिसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ये और ये लगातार जब दिया जाता है तो उसको ह्यूमुलिन प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक हार्मोन का टाइप है, क्योंकि इंसुलिन क्या है? आपका हार्मोन है, और इंसुलिन की जगह ये दिया जाता है। ये आपका मानव द्वारा दिया जाता है, और इंसुलिन जो है मानव के अंदर अगर कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हुमिलिन क्या है? हार्मोन है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव है, तो मानव क्या है? तो मानव है बीबी पारस, तो यानी कि ये है अंड अंड
जरायुज, ठीक है, यानी कि इसके जो है आपके मानव जो है इसको हम बोलते हैं विविपारस या फिर अंडजरायुज। अगले बात जो क्वेश्चन में है उसमें पूछा गया आपसे फिलिप्स के, तो फिलिप्स के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे पूछा गया डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एलेक जेफरी जो थे उनके द्वारा, उनका नाम बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद में एक प्रारूपिक प्रारूप हाँ प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूण कोश खालिस्तान केंद्रीय होता है, तो 8 केंद्रीय होता है, ठीक है, 8 केंद्रीय होता है, ध्यान रखना है आपको। कवक और शैवाल का सहजीव संबंध जो है सहजीवन या सहो सहोपकारिता कहलाता है, यानी कि जो हम इसके संबंध को सहजीवन या सहोपकाराती पकरा सहोपकारिता कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी जो ऐसे लैंग्वेज होती है जो अगर अटपटांग हो तो बोला नहीं जाता, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल दे तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ कवक एंड सहवाल के सहजीवी संबंध का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टीकों में संबंधित रोग के खालिस्तान उपस्थित होते हैं, उसके प्रतिजन जो है उपस्थित होते हैं। उसके बाद में रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक जो है वो टीकाकरण है। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइफाइड रोग की पहचान विडाल टेस्ट से किया जाता है, विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। विडाल टेस्ट नहीं लिखा मैंने, टेस्ट आप लिख लेना, ठीक है, विडाल द्वारा किया जाता है। और डीएनए खंडों को डीएनए लाइगेज के एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताऊंगा आपको। ये मॉडल पेपर इसी वीडियो में याद होने वाला है। ये सारे सॉल्यूशंस आपके बना दिए गए हैं कंप्लीट, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो ये एलेक जेफरी, ठीक है। दूसरा है ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्बायरो कॉप्सूल्स हैज 8 न्यूक्लियड, कितने न्यूक्लियड होते हैं, 8 होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है साइम्पोटोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी इज नॉन एज साइम्बो साइम्बियोसिस या फिर म्यूटेलिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने बताया आपको, लाइकेन है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे तो लाइकेन बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेंस्ट डिजीज इन ए वैक्सीन, तो एक बोल रहा है कि वैक्सीन में क्या होता है, तो एंटीजन इज प्रेजेंट। इसके बाद में आपका है द बेस्ट बायोटेक्निक टू प्रिवेंट डिजीज इज वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइफॉइड डिजीज इज आइडेंटिफाइड बाय वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट भी बोलते हैं, वाइडल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट लिखा है, उसमें टेस्ट नहीं लिखा है। और यहाँ पर जो है द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड बाय, तो डीएनए लीगेज के एंजाइम द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है मछली पालन को क्या कहते हैं, तो हम उसको फिशरी कहते हैं या मत्स्य पालन कहते हैं। और इस मछली पालन का जो अध्ययन कहलाता है वो पिसीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखना है आपको। अगला है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोजोम के कारण होता है, तो एक्स और वाई क्रोमोजोम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीओडी का पूरा नाम आपको बताना है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है, तो नॉन स्टॉक जो है उसको आप दे सकते हैं नाम, एक का नाम लिखना है, मैंने 2 बताए हैं। या एन बीना जो है ये भी है, तो 2 नाम आपको बताया है, एनाबीना और नास्टॉक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं, तो जैविक नियंत्रण कहते हैं। ये क्या करते हैं, कीट और खरपतवार है जो हमारे फसलों को या फिर जो भी हम उगाते हैं उनको नष्ट करने के कारक होते हैं, इसीलिए हम जैविक नियंत्रण करते हैं। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। एक में आपके कितने होते हैं, 21, और एक में होते हैं 30, टोटल मिलके होते हैं 51। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है, ये आपको सभी को पता होगा। इसी का इंग्लिश वर्जन है फिश कल्चर इज ऑल्सो नोन एज फिशरी और फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर, और इसकी स्टडी जो है उसको कहते हैं पिसीकल्चर। ध्यान रखना है आपको, फिश कल्चर की स्टडी जो है पिसीकल्चर कहलाती है। साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर,
तो ये आपको बताना है, तो मैंने आपको ऊपर नाम लिखा है, ये दोनों नाम आपको लिख लेने हैं, ठीक है। बार बार मैं क्या लिखूँ मैं बार बार में, तो एक है नास्टिक और आपका है एक एनाबीना। तो दोनों में से कोई भी एक नाम आपको लिखना है। यहाँ पे एक ही पूछा है, आप चाहे तो दोनों को याद रखें, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विड कंट्रोल मेथड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बायो कंट्रोल भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलते हैं, दोनों नाम सही हैं। बायो कंट्रोल लिखोगे तो भी सही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल लिखोगे तो भी सही है। ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो 2 चेन्स से बना होता है, ठीक है। अगला है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉन एज डेमोग्राफी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो खंड ए से खंड बी को मिलाना है। अग्नाशय जो है, इसमें इंसुलिन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। दूसरा है ऊर्जा प्रवाह जो है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% नियम के हिसाब से किया जाता है। मनुष्य जो है एक उपभोक्ता है। इसके अलावा 100 प्राथमिक स्पर्मेटाइसाइट जो है, ये 100 शुक्राणु से रिलेटेड है। और अमर बेल जो है, ये पूर्ण परजीवी होता है। इसके बाद में आपका मलेरिया रोगाणु जो है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और कैंसर जो है, ये आपका ओकोजिन कारक है, ठीक है। ओकोजिन कारक जो है कैंसर का है। तो इस तरह से हमने ये सारे आंसर्स देखे। अब देखते हैं इसी का इंग्लिश वर्जन, जो कि यहाँ पे सेम वही है। पैनक्रियास को आपको इंसुलिन से मैच कर देना है। इसी तरह से आपका एनर्जी फ्लो को 10% रूल से मैच कर देना है। नेक्स्ट जो है आपका ह्यूमन को आपको कंज्यूमर से मैच कर देना है। नेक्स्ट जो है आपका 10 प्राइमरी जो है 400 स्पर्म से मैच कर देना है। और कास्कुटा जो है, ये आपका कंप्लीट पैरासाइट होता है, अमरबेल, ये इससे मैच कर देना है। अगला जो है मलेरिया पैरासाइट जो है, वो प्लाज्मोडियम होता है, 5वें से मैच कर देना है। और यहाँ पर कैंसर जो है, ये आपका ओकोजीन होता है, ठीक है, ये आपका कारक होता है। तो ये सभी मैंने मैच कर रखे हैं डिफरेंट कलर से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण व परपरागण में कोई 2 अंतर बताने हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर बताने हैं, कोई भी 2 बता सकते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ सॉल्यूशंस, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने 4 बिंदुओं में स्पष्ट किया है। इसी तरह से पर परागण को भी 4 बिंदुओं में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और इसके बाद में अगर आप इसका जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में, देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, केवल डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए, डिफरेंस आप याद कर लेना। इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है जो मैं आपको ऐसा कहूँ कि हाँ भैया ये समझा देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो बिंदुएं हैं उनको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने बुक से भी रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है, वो यहाँ पे फीचर के हिसाब से जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को याद करेंगे। पोलन ट्रांसफर की बात करें तो सेम और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट स्पीसीज होता है, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट स्पीसीज हो जाएंगे। और फ्लावर टाइप जो हो जाएगा वो होता है जेनेटिक पैटर्न में, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, ये जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर हैव द पोलिनेशन टाइप, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पे मैच्योरिटी टाइम जो होती है, ये कितना होता है, ये आपको बताना है। दोनों में हमने अंतर बता रखा है। पोलन ट्रांसफ़र जो है, इसमें लिमिटेड होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में पोलन ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑफ स्प्रिंग आउटकम्स जो है होमोजीनियस होंगे, ठीक है, और इसमें हेट्रोजीनियस होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है, इसमें पूछा गया है, ये एमनियोसेटसिस एमनियोसेंटसिस विधि द्वारा किस का परीक्षण किया जाता है। तो इसका परीक्षण हम बहुत सारे चीज़ों में करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट ट्यूब भी क्या होता है, ये भी आप बता सकते हो। देखिए, जो आपका एमनियो एमनियोसेंटिस जो परीक्षण परीक्षण होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये वॉर्म में एक जो है शिशु पल रहा है, तो इंजेक्शन के थ्रू इस इंजेक्शन को करते हैं, यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और इसके जो यहाँ पे सेल्स हैं, इस भ्रूण के, इस सेल्स को यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इसको निकाला जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। इसको हम जो फ्लूइड बोलते हैं, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं ना, ये वाला फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम निकालते हैं, अल्ट्रासाउंड से देखते रहते हैं कि हमारा जो इंजेक्शन है कहाँ देना है, क्योंकि ऐसे अंदाजे से दे नहीं सकते। तो अल्ट्रासाउंड हमारे को टीवी के फॉर्म में जो स्क्रीन पे दिखाता रहता है कि हम क्या कहाँ पे इंजेक्शन देने वाले हैं। तो इस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है। और ये इंजेक्शन देने से ये जो हमारे पास एसिड प्राप्त होता है, इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वही चीज़ ये पूछ रहा है, किस ये विधि द्वारा किस चीज़ का परीक्षण होता है। तो हम ये चीज़ बताने वाले हैं। इससे लिंग जो है निर्धारण का परीक्षण होता है, यानी कि वो मादा है या जेंट है, वो आपका नर या मादा का परीक्षण इससे किया जा सकता है। आनुवांशिक रचना जो है, वो भी बताई जा सकती है इससे कि वो उसकी आनुवांशिक रचना आपकी पीढ़ी की है या नहीं है।
दूसरी बात है उसके अगर कोई आनुवांशिक बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो बीमारियाँ अगर है, तो उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। किसी को डर हो कि हमारे परिवार में तो ये बीमारियाँ हैं, तो वो लोग ये टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है? वही चीज़ मैंने इंग्लिश में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि यह पैरेंटल टेस्ट होता है ये, स्पेशली यूज्ड फॉर फैटल टेस्ट टेस्टिंग। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किस लिए होता है? भ्रूण परीक्षण के लिए, ठीक है? भ्रूण का लिंग परीक्षण के लिए। दिस टेस्ट डायग्नोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि आपका आनुवांशिक कोई बीमारियां हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या स्पाइनल बाइफीडा है, तो इन सभी के लिए, और अगर कोई और अदर हेल्थ इश्यू है शिशु में, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हिंदी में केवल आपको शॉर्ट में बता दिया। आप इसको पूरी तरह से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हम इसको इसका इसका और इसका परीक्षण कर सकते हैं गर्भधारण के दौरान, ठीक है, शिशु के। तो इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखना है आपको, ये सारे विषय आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। इनको देखने के लिए आपको केवल प्लेलिस्ट विजिट करना है। पहला पासवर्ड नोट करिए, 70 है। ध्यान रखना है कि जैसे ही पासवर्ड कोई आएगा मैं बता दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो को ऊपर जाके भी पासवर्ड बता सकता हूँ, भूल गया हूँ, नहीं बताया तो आपको ऊपर भी बता सकता हूँ। ऐसा मत करना कि स्किप कर देना, मैं पीछे जा रहा हूँ तो पता चला आपने स्किप कर दिया और मैंने पासवर्ड आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, गिफ्ट का पूरा नाम आपको बताना है। तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों लिखा हुआ है। इसी तरह जिफ्ट का पूरा नाम तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, जिसको इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, म्यूटेशन किसे कहते हैं, ये बताना है हमें। और एक है शहर लगनता किसे कहते हैं, यानी लिंकेज किसे कहते हैं। दोनों में से कोई एक आंसर देना है, तो मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक यानी कि सडन जो चेंज होता है और वंशागत परिवर्तन को उसका उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। तो दोनों डेफिनेशन सही हैं, आप चाहें तो कोई सा भी याद कर सकते हैं। ये कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या फिर रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। यानी कि म्यूटेशन बनने में बहुत सारे कारक जो हैं काउंट किए जा सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई है। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस म्यूटेशंस कैन बी रिजल्ट फॉर्म ऑफ डीएनए कॉपिंग मिस्टेक्स made during the cell division, exposure to ionizing radiation, exposure to the chemical called mutagens और infections by virus। ठीक है, अगला है कोडोन किसे कहते हैं, कोडोन क्या होता है, या फिर सिस्टोन किसे कहते हैं। तो चलिए पहले कोडोन बता देते हैं। कोडोन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि डीएनए तथा या आरएनए अणुओं में अनुवांशिक कोड की एक इकाई बनाते हैं। ये कोडोन प्रोटीन अनुक्रम बनाने के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, ए कोडोन इज डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ 3 nucleotides which together form a unit of genetic code in a DNA or RNA molecule. These codon translate from protein sequence। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया 10वां क्वेश्चन, कोई दो प्रतिजैविकों के नाम आपको बताने हैं। एड्स और एचआईवी का पूरा नाम बताना है। तो कोई भी दो आप प्रतिजैविकों के नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, कोई भी दो। यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ एड्स और एचआईवी का जो नाम है, तो आप सभी को पता होगा, याद भी होना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज एड्स। ठीक है, इसका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। और एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका और पार्ट का। और ये मेन पार्ट जो 10वां है, कोई दो प्रतिजैविकों के नाम, तो बहुत सारे होते हैं यार, कितना याद करोगे, आपकी मर्जी है। कोई भी जो आपको इसमें से इजी लगता है, एजिथ्रोमाइसिन, ऑक्स ऑफ्लाक्सिन है, एजिथ्रोमाइसिन है आपका, उसके अलावा ई माइसिन जो बोलते हैं, और कैफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें पेंसिलिन होता है, पेंसिलिन एंड एमोक्सिलिन होता है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। इनको आपको एज इट इज़ याद करने होंगे। ये सारे के सारे आपके यहाँ पर जो है प्रतिजैविकों के नाम हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप याद कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, बाकी आप जितना मैक्सिमम याद करो उतना बेहतर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर। इंटरफेरॉन को परिभाषित करना है। औषधि व्यसन किसे कहते हैं, या तो ये बताना है। तो इंटरफेरन क्या होता है, एक जीवाणु द्वारा आक्रमण किए जाने पर संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, यानी कि जब जीवाणु आक्रमण कर रहा है कोशिकाओं पे, तो वो जो संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का वह प्रकार
जो उस जीवाणु के और अधिक परिवर्धन को रोकता है, यानी कि और अधिक वो जो है इन्फेक्शन ना फैलाए, तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी यही चीज़ बताई गई है। ए टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल व्हेन अटैक्ड बाय ए बैक्टीरियम या बैक्टीरिया दैट प्रिवेंट्स फर्दर ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरियम, या उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, एक प्रतिजीवी या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच जो है हमारा शरीर बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन गन किसे कहते हैं और जीएमओ किसे कहते हैं, दोनों बता देता हूं मैं इसमें। तो देखिए, जीन गन कोशिका झिल्ली और उसके रिसेप्टर्स को दरकिनार करते हुए डीएनए टीकों को सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराने का एक अनूठा साधन है। जीन गन क्या होता है? कोशिकाओं झिल्ली और उसके रिसेप्टर्स, यानी कोशिका झिल्ली को भी क्रॉस करेगा, रिसेप्टर्स को भी क्रॉस करेगा, उनको हटाते हुए, उनसे मतलब बचते हुए वो सीधा जाकर के डीएनए के अंदर टीकों को सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करा देता है। यानी कि द जीन गन इज ए यूनिक मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेक्ड डीएनए वैक्सीन्स डायरेक्टली इनटू द सेल्स बाईपासिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स रिसेप्टर्स। ठीक है, और जीएमओ क्या होता है? हमारा दूसरा इसका और पार्ट है जीएमओ, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, जिसको जीएमओ बोलते हैं हिंदी में, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, या फिर जनुकीय परावर्तित जीव, इसका हिंदी फॉर्म है ये। और जीएमओ एक ऐसे जीव को कहते हैं जिसके जीन जेनेटिक अभियांत्रिकी की मदद से बदल दिए जाते हैं। यानी कि ये जीएमओ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट कैरेक्टरिस्टिक्स हैड बीन चेंज्ड थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स डीएनए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है। ये सारे सब्जेक्ट आपके सॉल्व कर दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, शुक्र जनन और अंडाणु जनन की ये दो हैं, चित्र मैंने बना दिया है, दोनों चित्र आपको याद रखने हैं। आप में से कोई सा भी चित्र पूछ ले, आपको बताना होगा, बनाना होगा। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो शुक्र जनन और अंड जनन में हम अंतर इस तरह से देख सकते हैं। इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनाते हैं और इसमें केवल एक अंडाणु बनता है। इसमें ध्रुव कोशिकाएं नहीं बनती, इसमें बनती हैं। इसमें जो है चारों शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसमें जो है केवल एक अंडाणु निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, और ध्रुव कोशिकाओं की। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें आप चाहो तो ध्रुव कोशिकाओं को नहीं लिखना चाहो तो इसको छोड़ भी सकते। इसके बाद में आप इसमें सभी विभाजन समान होते हैं और इसमें कोशिका द्रव का विभाजन असमान होता है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, शुक्राणु छोटा व सक्रिय होता है, अंडाणु बड़ा और निष्क्रिय होता है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये गोलाकार होता है, ये पूंछ वाला होता है। ठीक है, इस तरह से आप 6 अंतर है। आपको तो कितने पूछे होंगे? इसने 2 अंतर पूछे हैं, कोई 3 अंतर बताने, हम तो 6 पढ़ चुके। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश वालों स्टूडेंट हमारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए भी पैरामीटर्स हैं, डेफिनेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से कहाँ होते हैं, ये टेस्टिस में होते हैं, ये ओवरीज में होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है स्पर्मो गोनिया में होता है, ये ओगोनिया में होता है। इस तरह से स्टेजेस क्या हैं इसके, और रिलीज़ कहाँ होता है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, और ड्यूरेशन क्या होता है। इस तरह से हमने 6 अंतर इसके भी बता दिए हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। तो इनमें से 3 आपको याद करने हैं, जो ईजी लगता है उसको याद कर लेना। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, क्या एक बच्चे को रक्त समूह ओ हो सकता है, यानी यहाँ पे गलती है, मिस्टेक में, क्या एक बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है यदि उसके माता पिता का रक्त समूह ए तथा बी हो? माता का ए हो और पिता का बी हो, तो क्या बच्चे का ओ हो सकता है? ये हमें बताना है। ठीक है, और ऑप्शन में पुरुषों में वर्णधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है, ये भी आपको बताना है। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट भी देख लेंगे। देखिए, जब हमारा ए समूह और बी समूह जो है, यहाँ पर समूह ए और बी, यहाँ पे बी 2 बार लिख दिया है, ब, ठीक है, यहाँ पे समूह ए और ब वाले माता पिता के बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, इस क्वेश्चन की संतुष्टि हमने कर दी। अब एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि माता का जीनोटाइप आई है और पिता का IBI है, तो माता पिता के युग्मकों में से कोई एक जीनोटाइप हो सकता है, अर्थात IA या IB या I, है ना, IA या फिर IB या फिर II। ठीक है, यदि निषेचन केवल आई वाले युग्मकों के बीच होता है तो बच्चे का जीनोटाइप II हो जाएगा, और इसलिए बच्चे का जो रक्त समूह है वो हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी बताई है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ए और बी ग्रुप हैं, अगर दोनों के
तो उसका ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इफ जीनोटाइप ऑफ वन पेरेंट इज आई एंड द अदर पेरेंट इज IBI, then gametes from the parents can have any one of the genotype, that is IA or IB or I. इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस बिटवीन जीनोटाइप, जब ए और बी से होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आई दोनों को मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डबल आई मिलेगा, जीनोटाइप विल बी डबल आई और हैंस द चाइल्ड विल हैव द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ। यहाँ पे मैंने संभावित जो जो हो सकते हैं कि किसका अगर माता का क्या होगा तो बच्चे का क्या हो सकता है, ये हम यहाँ पे इस पूरे चार्ट से समझ सकते हैं। अगर माता का पिता का और माता का ओ है तो बच्चे का संभावित रक्त समूह ओ ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर माता का ओ और पिता का ए है, यानी किसी एक का ओ और किसी एक का ए है, तो बच्चे के पास ओ और ए दोनों में से कोई एक समूह हो सकता है। अगर ओ और बी किसी के दोनों में से किसी एक का ओ है और किसी का एक का बी है, तो बच्चे का ओ या बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर माता और पिता में से ए ओ है और एक ए बी है, तो दोनों में से हमारे को केवल बच्चे में ए या बी ही प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से ए और ए अगर दोनों का ग्रुप सेम है, तो हमारे बच्चे को जो मिलेगा वो ए मिलेगा या फिर ओ मिलेगा। अगर ए बी है, दोनों डिफरेंट हैं, तो हमारे को अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ए और बी हैं तो हमारा क्या बच्चा हो सकता है कि जिसका ओ ब्लड ग्रुप ओ हो, तो यस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि उस बच्चे में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ए और बी ब्लड ग्रुप होगा, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप जो है बच्चे के हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर फिर से और ए बी है तो ए बी और ए बी मिल सकता है, बी है तो बी और ओ मिलेगा, बी और ए बी है तो ए बी और ए बी मिलेगा, और ए बी और ए बी है तो ए बी और ए बी मिलेगा। तो इस तरह से पूरा चार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अथवा पार्ट में पूछा गया वर्ण धाता, यानी कि जो हमारी जो रंगों के पहचानने की जो शक्ति है ना, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा क्यों होती है, इसका कारण बताना है। तो बहुत ही सिंपल कारण है। देखिए, हमारे पास जो है, आप जानते हैं कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम क्यों है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार जीन केवल एक्स होता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार जीन कौन है, एक्स है। और देखिए एक्स जो है ये माता में डबल होते हैं, यानी कि महिलाओं में डबल एक्स होता है, लेकिन पुरुषों में नर में केवल एक सिंगल एक्स होता है और साथ में एक वाई होता है। तो हमारे पास जो जोड़ियां होती हैं, इसकी डबल एक्स होती हैं, इसकी एक्स वाई होती हैं। तो जो वंध्यता का प्रॉब्लम है, अगर वो एक एक्स को इफेक्ट कर देता है, यानी कि केवल एक्स वाले को ही होता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, लेकिन पुरुष में केवल एक ही एक्स होता है, और ये अगर ये इफेक्टेड हो गया तो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी ही होगी। लेकिन माता में ये एक्स दो होते हैं, तो अगर उसमें से एक एक्स अगर इफेक्ट हो गया तो दूसरा एक्स को भी इफेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि दोनों एक्स जब तक इफेक्टिव नहीं होंगे तब तक उस महिला को वंध्यता का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यह लिखा है कि क्योंकि जिम्मेदार जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, नर में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में केवल एक दोषपूर्ण एक्स, केवल एक ही दोषपूर्ण एक्स होगा, क्योंकि वो होता ही एक है। अगर गुणसूत्र वंध्यता पैदा करने में पर्याप्त है, और महिलाओं में वंध्यता जो है पैदा करने के लिए दो दोषपूर्वक एक्स होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास दो एक्स है। तो एक एक्स अगर होता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि दोनों को इफेक्ट कर पाए, लेकिन एक एक्स को इफेक्ट करना आसान होगा, ठीक है ना? तो अगर आप इसको हिंदी वाले वो एक मुहावरा होता है ना, तो उसको समझें, कहते हैं ना कि एकता में शक्ति है, अकेला रहेगा तो पिटा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अकेला एक्स रहेगा तो इसके ऊपर वो जो है इफेक्टिव जल्दी आ सकता है, लेकिन डबल एक्स होगा जो महिलाओं में होता है तो इसके ऊपर ये कलर ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो वही चीज़ इंग्लिश में भी वही चीज़ सेम ऊपर जो लिखा है वही चीज़ नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, प्रतिजन के कोई तीन लक्षण लिखिए। राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन, कोई भी तीन, या फिर प्रतिजैविक के कोई तीन लक्षण लिखिए। तो मैं भैया प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स के तीन लक्षण की जगह मैं पांच लक्षण आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे पांच लक्षण आपको याद करने होंगे, इसमें से तीन आपको लिखने होंगे, ठीक है? तो एंटीबायोटिक दवाएं उपचायक की उपज होनी चाहिए, ठीक है?
उपापचय की वजह जो उपज होनी चाहिए। दूसरा है एंटीबायोटिक दवाएं कम सांद्रता में प्रभावी होती हैं। तीसरा है एंटीबायोटिक दवाएं जो है सूक्ष्म जीवों के विकास के अस्तित्व को धीमा कर देती हैं। एंटीबायोटिक एक कृत्रिम पदार्थ होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीबायोटिक के संरचनात्मक अनुरूप में उत्पादित हो। और एंटीबायोटिक्स का या तो सिडाल यानी कि हत्या प्रभाव होता है, यानी कि वो उस एंटीबायोटिक हम खाते हैं या लेते हैं तो हमारी जो अंदर प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या रोगाणुओं पर एक स्थिर अवरोध का प्रभाव कर देता है, यानी कि उनको बढ़ने नहीं देता। ये दोनों में से कोई एक काम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी गई है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और देखेंगे आपका 16वां क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई तीन अंतर आपको बतानी है, या उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन की परिभाषाएं आपको बतानी है। तो हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझेंगे। खाद्य श्रृंखला जीवों का वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है और इसमें उत्पादक जो है विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है। नेक्स्ट पासवर्ड 23 आ चुका है, ध्यान रखना है। पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, तीसरा पासवर्ड अभी बताऊंगा मैं। ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड भूल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, खाद्य जाल। इसी का मतलब दूसरा पार्ट है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों में अंतर बताना है, तो खाद्य जाल का ये अंतर है। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है, बहुत सी खाद्य श्रृंखला का, ठीक है, जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक या असीमित हो सकती है, उसमें कम होती है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के जीवों द्वारा किया जा सकता है। एक ही जीव को कोई भी खा सकता है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, सब खा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट नहीं होता है। और इसमें विभिन्न जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने इनके अंतर देखे। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। जो स्टूडेंट फूड चैन और फूड वेब में अंतर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मैंने हिंदी में समझाई है उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इस आप फूड चैन और फूड वेब को पढ़ करके याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला जो है 17 नंबर, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र वर्णन करना है, या फिर डीएनए या आरएनए में कोई चार अंतर बताना है। तो डीएनए आरएनए में कोई चार अंतर बता दिए। वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है ये मैं आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड का जो एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है इस साल, उसमें करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे डीएनए जो है और आरएनए, इसमें आपका क्या क्या होता है ये सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है। डीएनए और आरएनए हमें हमेशा याद रहना चाहिए। इसमें सरकना अणु जो है डीऑक्सी राइबो प्रकार का होता है और इसमें केवल अणु जो है राइबोस प्रकार का होता है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है एडिनिन या ग्वानिन जो है, या साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है एडोनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोनिन तथा यूरेसिल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके डीएनए के अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और आरएनए केंद्रिका, केंद्र द्रव और कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए अणु में डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला परस्पर एक दूसरे पर कुंडलित होती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़े के क्रम में होते हैं, और आरएनए में अणु जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में होता है, ये यहाँ पे डीऑक्सी में होता है, यहाँ पे राइबो में होता है, ठीक है। ये चार अंतर हो गए। इसी तरह से डीएनए आरएनए में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपके सामने है, एक एक चीज़ देख सकते हैं, एक एक चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपके सभी 2022 के मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं के उत्तर बनाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ जरूर जाइए, विजिट करिए, देखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हैं, लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग। अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए, बाद में फिर भूल जाएंगे। 18वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। परिस्थितिक अनुक्रम को समझाना है और इसके विभिन्न चरण आपको लिखने हैं, चरण लिखने हैं, ठीक है, वेरियस स्टेप्स लिखने हैं इसके, ठीक है। और यह है पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए तथा पारिस्थितिक पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताने हैं,
ठीक है? तो हम इसके चरण के पारिस्थितिक अनुक्रम को समझेंगे और इसके विभिन्न चरणों को समझेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए पारिस्थितिक अनुक्रम होता क्या है? जब आपका परिस्थिति में अनुक्रम जो है क्या होता है? जब भी कोई वह प्रक्रम जिसके द्वारा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा जीव, जंतु, प्राणियों, प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है, ठीक है? ये चीज़ हमने डेफ़िनेशन के थ्रू समझी। डेफ़िनेशन ज़रूरी होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। इसका जो अगर मैं केवल आपको चित्र के हिसाब से उदाहरण देने की कोशिश करूँ, तो आप समझ सकते हैं पहले इस तरह से कुछ ये स्पेस था। इस स्पेस का थोड़ा-सा जो है लाइकेन हुआ तो इस तरह का हुआ, ये फिर परिस्थितियों के हिसाब से कुछ इस तरह से बदला, फिर वापस बदल के कुछ ऐसा हुआ, फूस उगने लगे, वो घास-फूस थोड़े से और बड़े हुए और जो है वो चीज़ परिस्थितियों के हिसाब से पनपते-पनपते कुछ पेड़ बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक खाली जगह जो है चेंज होते-होते कुछ इस तरह की चेंज हो गई। तो यही जो अवस्थाएँ जो चेंज होती हैं इसी को हम यहाँ पे डेफ़िनेशन में लिख रहे हैं, ठीक है? वही चीज़ हमने लिखी है। देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ अब यहाँ पे ऐसी हो चुकी है। चेंज हो जा रहा है। यही बहुत मतलब अपने आप में एक मतलब उसका डेफ़िनेशन है, जो आपको संतुष्ट करता है। तो ये डायग्राम केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ऐसा बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, टाइम खराब होगा आपका, ठीक है? समझने के लिए है ये। और यहाँ पर जो है उसके हमारे को प्रक्रम के जो जनरल प्रोसेस हैं यानी स्टेप्स क्या-क्या हैं, तो सबसे पहले न्यूडेशन आता है, ठीक है? पहला जो है आपका न्यूडेशन आता है, दूसरे में आता है आपका क्लाइमेट कंडीशन जलवायु दशा, तीसरे में आता है टोपोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है? इसी के जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है ना न्यूडेशन, इसी में ये तीनों पार्ट ए, बी, सी शामिल है। उसके बाद दूसरा जो है इन्वेशन आता है जिसको आक्रमण बोलते हैं, ठीक है? ये होता है। उसके बाद में प्रवास यानी माइग्रेशन होता है, नेक्स्ट होता है आपका एग्रीगेशन और उसके बाद में होता है एसिसिस यानी अस्थापन, ठीक है? तो इसके बाद में आपका जो है कॉम्पिटिशन एंड कोक्शन होता है, कॉक्शन और इसके बाद में आपका रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होगी और स्टेबलाइजेशन लास्ट में स्थिरीकरण या स्थिरता आ जाती है। तो ये इस तरह से इन चरणों के हिसाब से ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने चरणों को पास किया गया, तो यहाँ पे फर्स्ट चरण में आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट चरण में ये पूरा का पूरा आ जाता है। इसके बाद में दूसरा जो चरण है, इसमें भी आपके 3 पॉइंट आ जाते हैं, जो कि आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 चरण आ गए। इसके बाद थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ ये अकेले सिंगल रहते हैं, इसमें कोई चरण नहीं है, ये अपने आप में ही चरण है, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें तो इसका इंग्लिश वर्ज़न जो स्टूडेंट हैं, तो वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई थी, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ एन एरिया ओवर द टाइम which in turn result the formation of climate community in term as a succession, इसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। इसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं, हम इसके सीक्वेंशियल स्टेप्स जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था वही है न्यूरेशन है और उसके बाद में इन्वेशन है। इन्वेशन में आपका जो है इसमें आपके पार्ट आ जाएँगे, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड के बाद में फिर ब्रैकेट में जो दिए हैं इसके सब पार्ट है, तो ये आपका फर्स्ट का जो है और भी पार्ट जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट इसमें आ रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट भी आ जाएगा नीचे की तरफ और भी देखेंगे तो यहाँ पर ये और 2 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट टोटल हो जाए, ठीक है? यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है इस फर्स्ट डिस्प्रेज़ल में या माइग्रेशन में आपके जो सॉरी इन्वेशन में आपके डिस्प्रेज़ल माइग्रेशन, एसेसिस और एग्रेशन ये तीनों आ जाते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट जो चालू होता है कंपटीशन एंड रिएक्शन, तो इसमें आपका ये पॉइंट जो है इसको आपको लिख देना होता है। ये पूरा का पूरा है, ये वाला पैराग्राफ भी है, ये इसमें आगे भी है। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड कर दिया गया है ऊपर से नीचे तक, ठीक है? और फिर उसके बाद में स्टेबलाइजेशन जो चौथा पॉइंट है लास्ट अंतिम होता है हमारा, जो स्टेबल होता है सारा का सारा, ठीक है? इसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा क्या गया है कि प्लाज़्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए में आपको अंतर बताना है। दोनों डीएनए अलग-अलग होते हैं और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी बना दिया गया है। बाकी विषय बनाए जा रहे हैं, समय-समय अनुसार लोड कर दिए जाएँगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आपके पूरे बोर्ड में या फिर पूरे यूट्यूब पे कोई भी इस तरह से सॉल्यूशन नहीं देगा जिस तरह से हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं। समय लगता है इसको बनाने में, पूरा दिन लग जाता है क्योंकि इसको टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमारे को मिल जाता है और हम लाके इसको डाल देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमको सारी चीज़ें पढ़ करके सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है।
तो पूरा दिन हमारे को समय लग जाता है एक एक वीडियो बनाने के लिए, एक पेपर को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में मैं लिख करके हाथों से सॉल्व कर सकता हूँ विद इन 2 घंटे, लेकिन वो लिखा हुआ आपके किसी काम का नहीं होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। और जो ये रिटर्न चीज़ है आपका कंप्यूटराइज, इसमें आपको फ़ायदा भी होगा और आपको समझने में पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए में अंतर देखते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र क्रोमोसोमल डीएनए में अंतर क्या होगा? यह हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड या डबल दोनों हो सकता है। ये गोलाकार होता है, ये रैखिक या वृत्ताकार दोनों हो सकता है। यह बिना हिस्टोन प्रोटीन के नग्न होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन से लेपित होता है या संरक्षित होता है। इसमें कोशिका के लिए आवश्यक कोई महत्वपूर्ण जीन नहीं होता और इसमें कोशिका के लिए सारे महत्वपूर्ण जीन वहन करता है। यह मुख्य जीनोम से स्वतंत्र प्रतिकृति द्वारा बना होता है या बन सकता है। ये जीनोम के साथ प्रतिकृति करता है। और इसके बाद में इसमें ये है, यह आनुवांशिक कारक के रूप में कार्य नहीं करता, ये आनुवांशिक के कारक के रूप में कार्य करता है। और इसमें इंट्रॉन्स अनुपस्थित होते हैं और इसमें एक्सान और इंट्रॉन दोनों ही मौजूद होते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गए, 7 अंतर बता दिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 5 नंबर का, तो 5 अंतर आपको बताने थे, तो कम से कम मैंने 7 अंतर बताए। सातों में से आप 7 याद करते हैं तो 5 तो किसी भी तरह से आपको याद रह जाने हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। वही चीज़ जो ऊपर मैंने हिंदी में बताई है और वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कतई भी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंसेस हैं प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में। ठीक है, तो ये डीएनए में दोनों में अंतर देखा हमने। और यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन देखा, इसमें आप सभी के सभी जो आपके अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं और प्रश्न पत्र जितने भी हैं आपके, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम पेपर पेपर भेजने से पहले एक ध्यान रखना है आपको, जिला जरूर बताना है और पेपर आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं भेजोगे तो उसके आंसर्स नहीं बनाए जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी पेपर भेजने से। तो हमेशा जब पेपर भेजो, तो जैसे आप अपनी क्यूट सी सेल्फी लेते हो ना अपने दोस्तों के साथ या अपने सहेलियों के साथ, तो इस तरह से आप अपनी जिस तरह से अच्छी सेल्फी लेते हो, तो उसी तरह से इस पेपर की भी, जब आप कोई क्वेश्चन पेपर भेजें तो उसकी भी सेल्फी अच्छी सी लेकर के भेजें। समझ में आ गया आपको? तो पेपर जब भी आप साफ भेजेंगे तो उसके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। आपकी ये सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर दिया गया है। आपका अंतिम पासवर्ड जो है उसको नोट करना है आपको, 2022 जो है अंतिम पासवर्ड है। ठीक है, तो आपको 3 चरणों में मैंने पासवर्ड बताया, 2 बार पहले बता चुका हूँ और लास्ट पासवर्ड 2022 है। सारे पासवर्ड पासवर्ड को एक साथ में डाल देना और आपका जो है सॉल्यूशन खुल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, पूरा पेपर देख करके समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी हैं आपको समझाने की। और जो चीज़ें हमारे यहाँ लिखी हुई होती हैं वो ज़्यादातर बहुत एनालिटिकल, यानी कि बहुत खोज के द्वारा, बहुत ही सावधानी से कई बुक्स को रेफ़र करके बनाया जाता है सॉल्यूशन। और फिर भी आपको कोई 1% भी डाउट लगता है कि यार ये सॉल्यूशन में कहीं एक मिस्टेक है, या एमसीक्यू में या रिक्त स्थान में, जो कि मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँ, तो आपका जो यहाँ पर हमने देखे ये एमसीक्यू में, या फिर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यार सर ने तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, बाई मिस्टेक हो भी सकता है क्योंकि इतने सॉल्यूशंस बनाते हैं, कई चीज़ें माइंड में नहीं रहती। अब मान लो आपका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, बीच में कोई पेपर मैं कर रहा हूँ या फिर कोई साथी कर रहा है और उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, उस चक्कर में उसको क्वेश्चन बनाने के चक्कर में उसका ए ऑप्शन बता दिया, तो आपका भी गलती से ओ ए ऑप्शन ही टिक कर दिया क्योंकि माइंड में वो रह गया यार ए ऑप्शन था, क्योंकि उसको बता दिया था। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी होता होगा किसी पेपर में, लेकिन जनरली ऐसा मिस्टेक नहीं होता है। फिर भी आप देख सकते हैं पूरे सॉल्यूशंस को, आराम से टैली कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स हमारे सॉल्यूशंस को बड़े तरीके से देखते हैं, समझते हैं और अपना रिएक्शन भी देते हैं। यही हमारी इच्छा है। और बाकी आपके एग्जाम्स के लिए हम हमेशा हेल्प करते रहेंगे। एक्स्ट्रा चैनलों से बच के रहें। हमेशा जो वीडियो आप देखते हैं वो कभी भी फुल सोल्यूशन नहीं देगा। जितने भी चैनल मैंने भी देखे हैं, कई चैनल्स केवल वो आपको 2-4 क्वेश्चंस बता देते हैं। वो ज़्यादातर तो आपको केवल एमसीक्यू ही बताएंगे, और एमसीक्यू भी कोई शायद 2-4 ही चैनल बताते होंगे, उसके अलावा सारे पेपर्स दिखाएंगे। देखो ये पेपर आया, इसमें ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ए में ये लिखा है, बी में ये लिखा है, सी में ये लिखा है, डी में ये लिखा है, और फिर इसके आंसर नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे, फिर बोलेंगे रिक्तानों की पूर्ति करिए। ये एक 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 नंबर के आएंगे, 7 नंबर तक के होंगे और आपको 7 नंबर मिलेगा इसको करने से। ऐसे बताएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको लास्ट गाइड कर देना चाहता हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो भी है पेपर, जितने पेपर हैं आपके पास, आप भेज सकते हैं, आपके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे, लेकिन पेपर आपका साफ होना चाहिए। 2022 के सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट जरूर देखिए, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लास्ट चीज़ बताऊंगा कि वीडियो जब भी आप किसी चैनल का देखें, किसी भी यूट्यूबर का देखें, अच्छा हो बुरा हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन बोलता है कि सॉल्यूशन दिया जा रहा है या फिर लिखता है कि उत्तर के साथ, सॉल्यूशन के साथ, थंबनेल में लिखा आता है,
तो आप उस वीडियो को देखने से पहले केवल उसका टाइम स्लैप देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो 15 मिनट से कम का है तो वो कभी भी आपको आंसर कंप्लीट नहीं देगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आपका वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा है, 15 मिनट का मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ, 15 मिनट से लंबा वीडियो, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो, जो ज़्यादा लंबे वीडियो होते हैं उनमें सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ठीक है? और वैसे कोई ऐसा चैनल ही नहीं है मेरे हिसाब से जो आपको इस तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। अगर करेगा भी तो बोलेगा मेरे को इतने लाइक्स दे दो, इतने व्यूज़ दे दो, इतनी जगह शेयर कर दो, फिर मैं आपका सॉल्यूशंस बनाऊँगा, और वो कभी नहीं बनाएगा क्योंकि आगे उसको बनाने का मन ही नहीं करता, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख कर के आपको मज़ा आया होगा, सारी बातें आपने समझी होंगी, और हमेशा आप समझिए, जब भी हम आपसे वीडियो में बात करते हैं तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारा मेन मकसद होता है कि आप लोगों तक जितने भी स्टडी मटेरियल है उसको पहुँचाया जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।